तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारा चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम यहाँ पे यूनिट 3 हमारी पढ़ रहे हैं। सोशल साइंस की रीड की तैयारी की हमने यहाँ पे शुरू की है और यूनिट 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 में हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल शासन हमने पढ़ा। इससे आज हम शुरू करेंगे दोस्तों मुगल प्रशासन। इससे पहले हमने पढ़ा, हमारे सिलेबस में देखो सिर्फ मुगल प्रशासन लिखा हुआ है, लेकिन हमने क्या पढ़ा इससे पहले हमने मुगल शासक पढ़ा, जो हमने बाबर से स्टार्ट किया था। बाबर के बाद में हुमायूं, फिर अकबर, और अकबर के बाद में आया दोस्तों जहांगीर, फिर शाहजहाँ, और फिर आए औरंगजेब, है ना। ये सब हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। शासक मैंने आपको इसलिए पढ़ाए हैं कि अगर शासक का अध्ययन नहीं करेंगे तो प्रशासन हमें कैसे समझ में आएगा। कि हम ये पढ़ लेंगे कि अकबर ने किरोड़ी नामक एक अधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन वो अपने दिमाग में क्लिक कैसे रहेगा कि अकबर के टाइम में सबसे ज़्यादा मनसबदार ये था। जब क्लिक रहेगा ना, जब हम पढ़ेंगे कि अकबर की नीतियाँ क्या थी, अकबर कब आया था, अकबर के पिता कौन थे, उनके पुत्र कौन थे, है ना। इसलिए हमने सबसे पहले शासक यहाँ पे पढ़े हैं। आज से हमारा मुगल प्रशासन शुरू हो रहा है दोस्तों। मुगल प्रशासन बहुत लेंदी टॉपिक है, ऐसे नहीं है कि एक वीडियो में पूरा हो जाएगा। लगभग 3 वीडियो मिनिमम इसके बनेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा वाइड चीज़ है और इसको बहुत कम शब्दों में समेटने की कोशिश करी है, तो आप इसको स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि एक एक वर्ड जो इसमें लिखा हुआ है वो आपको ज़ुबान पे याद होना चाहिए, तभी आपका मुगल प्रशासन में से कुछ भी गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं मुगल प्रशासन। सबसे पहले मुगलों ने राजत्व का सिद्धांत दिया था दोस्तों, अर्थात बादशाह पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि होता है। राजत्व का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, कि राजा को भगवान के बराबर दर्जा प्राप्त होना। तो मुस्लिम थे, तो मुस्लिमों ने मतलब बादशाह को, राजा की जगह इन्होंने वर्ड यूज़ किया बादशाह, और बादशाह को क्या समझा इन्होंने, खुदा का प्रतिनिधि। मतलब धरती पर खुदा हमें नहीं दिखता है, लेकिन खुदा के रूप में हमारे सामने कौन है, बादशाह विद्यमान है। मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रित व्यवस्था थी, जो नियंत्रण और संतुलन पर आधारित थी। दोस्तों, मुगलों की शक्ति का प्रमुख आधार था उनकी सैन्य शक्ति, है ना। और सैन्य शक्ति थी उनकी केंद्रित मतलब राजा के हाथ में ही सारी शक्ति होती थी, बादशाह के हाथ में ही सारी शक्ति होती थी। और शासन का संचालन वो किस तरह से करते थे, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर वह अपने शासन का संचालन करते थे। मतलब नियंत्रण रखा जाए मतलब नियंत्रण तो किससे हो गया, केंद्रीकरण के द्वारा, और संतुलन रखा जाए कि किसको कितनी शक्ति दी जाए। किसी भी पद के पास में इतनी ज़्यादा शक्ति ना हो जाए कि वह निरंकुश बन जाए, किसी के पास में कम शक्ति ना हो जाए, सभी को बराबर रूप में शक्तियाँ यहाँ पे प्राप्त हों। बाबर के काल में वजीर का पद प्रधानमंत्री के समान था। अब दोस्तों, जो वजीर होता है वो बाबर के काल में वजीर जो था वो प्रधानमंत्री जैसे आज काम करता है उसी की तरह वजीर काम करता था। लेकिन दोस्तों, हर एक शासक के समय पोस्ट की वैल्यू भी बदलती गई और पोस्ट का नाम भी बदलता गया, है ना। जो बाबर के साथ काल में वजीर था, वो अकबर के काल में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाने लगा, वकील कहा जाने लगा। बाबर के काल में उसी प्रधानमंत्री को वजीर कहते थे और अकबर के काल में क्या कहने लगे, वकील कहने लगे। दीवान पद की स्थापना अकबर द्वारा वकील के एकाधिकार को समाप्त करने हेतु की गई और इसे वजीर भी कहते हैं। अब दोस्तों, जो वजीर बाबर के काल में क्या हुआ करता था, प्रधानमंत्री हुआ करता था, वो वजीर अकबर के काल में दीवान हो गया, है ना। और प्रधानमंत्री को अकबर ने क्या कहा, वकील कहा। अब दोस्तों, वकील जो था अकबर के काल में, उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, है ना। तो बाबर, हमने पहले ही पढ़ा कि संतुलन के सिद्धांत पर और नियंत्रण के सिद्धांत पर काम करने वाले लोग थे। तो अकबर को पता था कि अगर इसकी शक्तियाँ बढ़ी तो कल को ये मेरा शासन छीन सकता है, विद्रोह कर सकता है, क्योंकि शक्ति आदमी को निरंकुश बनाती है। ये बात राजा उस समय के अच्छी तरह से समझते थे, है ना। तो उसने क्या किया, अकबर ने समझदारी से काम लेते हुए एक दीवान नामक पद की स्थापना की। और दीवान नामक पद की स्थापना करके क्या किया कि वकील की जो शक्तियां हैं उसकी कुछ शक्तियां लेकर दीवान नामक पद को स्थानांतरित कर दी, है ना। इससे क्या हो गया कि अब सारी शक्तियां एक आदमी के पास नहीं रही, अलग अलग जो 2 जगहों पे बट गई, है ना। और आगे चलकर इसी दीवान को वजीर कहा जाने लगा। और ये जो वजीर होता था वो क्या होता था, वित्त और राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वित्त और राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी मतलब वित्त मंत्री आप यूँ कह सकते हैं, जो आज काम करता है उस समय अकबर के समय में वजीर वही काम करता था। मीर बख्शी जो होता था वह सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। जो सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था दोस्तों, उसे क्या कहा जाता था, मीर बख्शी। तो ये सब पॉइंट्स में अध्ययन करने के बजाय हम एक जगह देखते हैं कि मुगल काल के प्रमुख अधिकारियों के क्या क्या तो नाम थे, है ना, और उनके क्या क्या काम थे, है ना। ये हम एक जगह मिलकर देखते हैं। तो मुगल काल के प्रमुख अधिकारी, सबसे पहले वजीर होता था प्रधानमंत्री।
हमने पढ़ लिया कि वजीर की वही वैल्यू थी जो आज हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की होती है। उसके बाद में दीवान का क्या काम था, वित्त और राजस्व का प्रधान होता था। तो हमने पढ़ लिया दीवान वित्त मंत्री की तरह काम करता था। मीर बख्शी दोस्तों हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। तो मीर बख्शी कौन हो गया, सैन्य विभाग का अधिकारी हो गया। मीर बख्शी सैन्य विभाग और मीर ए समा कौन हो गया, घरेलू मामलों का प्रधान हो गया। ठीक है। अब दोस्तों सद्र उस सुदूर कह दे या फिर काजी उल कजात कहते हैं, या फिर इसे काजी भी आप कह सकते हैं। सद्र उल सुदूर, काजी उल कजात, या फिर इसे हम काजी भी कह सकते हैं। ये क्या करता था, ये होता था धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार, मतलब न्यायाधीश की तरह कार्य ये करता था। न्यायाधीश ही होता था एक समय से, लेकिन मतलब कि उस समय जो काजी होता था उसके द्वारा किए गए कार्य और निर्णय ही अंतिम माने जाते थे। सॉरी, कार्य नहीं, निर्णय ही अंतिम माने जाते थे। मतलब वह न्याय के समय में अंतिम अधिकारी होता था। धार्मिक मामलों में काजी ने जो निर्णय दे दिया उससे ऊपर बादशाह भी नहीं होता था। लेकिन अकबर ने, हमने पढ़ा कि मजहर की व्यवस्था चलाई थी, और मजहर का मतलब ये होता था कि अब धार्मिक मामलों में भी कोई काजी सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा। धार्मिक मामलों में भी बादशाह का जो फैसला है वही अंतिम फैसला होगा। ठीक है। तो क्या किया अकबर ने समझदारी से काम लिया और काजी उल कज़ात की भी शक्तियों को उन्होंने कम कर दिया। मीर आतिश कौन था, शाही तोपखाने का प्रधान था। किसका प्रधान था, आतिश मतलब हम समझते हैं दोस्तों पटाखे वगैरह होते हैं, तो तोपखाना भी उसी तरह की चीज़ हो गई। तो मीर आतिश तोपखाने का प्रधान होगा। दीवान ए तन है ना, दीवान ए तन, तो यहाँ क्या है, वेतन। दीवान ए तन मतलब वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का जो निपटारा करता था उसे कहते थे दीवान ए तन। अब दरोगा ए डाक चौकी है ना, तो डाक का नाम आते ही डाकिया नहीं करना है। दरोगा ए डाक चौकी होता था दोस्तों गुप्तचर विभाग का, थोड़ा सा अलग है। दरोगा ए डाक चौकी गुप्तचर विभाग का प्रमुख यहाँ पे होता था। कुछ अन्य अधिकारी भी हैं, एक बार ये देख लेते हैं फिर वापस से रिवाइज करेंगे। मीरे अर्ज होता था कि अधिकारी के पास भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रभारी। अर्ज मतलब अर्जी लगाना। अर्जी किससे लगाते हैं, पत्रों से लगाते हैं। तो जो भी राजा के पास अर्जी भेजी जाती थी उनका पहले कौन देखता था, उनको मीर ए अर्ज देखता था। मीर ए बहर मतलब आप याद कर लो नहर है ना, नहर क्या हो गया, जल हो गया। तो जल सेना का जो प्रधान होता था वो कहलाता था मीर ए बहर मतलब नहर। ठीक है। मीर ए तुजुक हो गया दोस्तों धर्मानुष्ठान अधिकारी है ना, जैसे काजी उल कुजात होता था वैसे ही मीर ए तुजुक होता था। ये धर्म मतलब काजी उल कुजात तो होता था धर्म अधिकारी, लेकिन वो धार्मिक मामलों में न्याय करता था। लेकिन ये क्या करवाता था, धार्मिक अनुष्ठान जो होते थे उनका प्रधान होता था मीर ए तुजुक। ठीक है। मीर ए बर मतलब वन, तो वन मतलब वन विभाग का अधीक्षक जो होता था वो कहलाता था मीर ए बर। वाक्या नवीस के नाम से सिर्फ आपको डाकिया याद करना है कि डाकिया जो होता है उसे कहते थे वाक्या नवीस है ना। राज्य सरकार के समाचार केंद्र तक पहुंचाने वाला जो व्यक्ति होता था डाकिया होता था, वो कौन होता था, वाक्या नवीस। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वाक्या नवीस याद रखिएगा। इसके बाद में हरकारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरकारा भी जासूस या संदेशवाहक को कहा जाता था। तो दरोगा एक डाक चौक की भी जासूस को कहते थे और हरकारा भी जासूस को कहते थे, और वाकिया नवीस जो है वो कहते थे डाकिया को। अब है मुशर्रिफ कौन है, राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला व्यक्ति। मुशर्रिफ कौन होता था, राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला व्यक्ति होता था, वो मुशर्रिफ होता था। ठीक है। मुस्तौफी कौन होता था, मुशर्रिफ द्वारा तैयार की गई आय व्यय के लेखा जोखा, जो मुशर्रिफ आय व्यय का लेखा जोखा कर देता था उसके बाद में मुस्तौफी जो होता था वह पुनः इनका लेखा जोखा करता था। अब है आमिल या फिर करोड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आमिल या फिर करोड़ी। अकबर द्वारा 1 करोड़ का दाम आय वाले, दाम मतलब सिक्के होते थे दोस्तों उस समय के, दाम आय वाले परगनों की मालगुजारी वसूल करने के लिए नियुक्त किया गया अधिकारी जो होता था वह आमिल कहलाता है, किरोड़ी कहलाता था या करोड़ी कहलाता था। तो 1 करोड़ रुपए के दाम जो वसूलता था वो अधिकारी क्या कहलाता था, करोड़ी कहलाता था। अकबर ने दोस्तों इस पद का इजाद किया था, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है। मुसुद्दी क्या होता था, बंदरगाहों की देखरेख करने वाला। डिफरेंट सा नाम था इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। मुसुद्दी कौन होता है, बंदरगाहों की देखरेख करने वाला। ठीक है। और एक है मुहतासिब। मुहतासिब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमने पहले भी औरंगजेब में पढ़ लिया है। मुहतासिब होता था सार्वजनिक आचार नियंत्रक, मतलब औरंगजेब द्वारा प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने वाला जो व्यक्ति होता था कि प्रजा धार्मिक नियमों के अनुकूल कार्य कर रही है या नहीं, इस चीज़ की देखभाल के लिए औरंगजेब ने मुहतासिब नामक एक अधिकारी नियुक्त किया था। हमने पढ़ा था कि औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, है ना,
सुन्नी और रूढ़िवादी मुसलमान था, है ना। तो वो यह चाहता था कि उसके शासन की सारी मतलब उसके शासन वाली सारी जनता जो है वो मुस्लिम कानूनों का पालन करे, कुरान के अनुसार जिए। तो इसीलिए उसने मुहतासिब नामक अधिकारी की नियुक्ति यहाँ पे की थी। ठीक है, तो ये हमारे प्रमुख अधिकारी हो गए। आप सोच रहे होंगे याद नहीं हुए, तो मैं यहीं याद करवा देती हूँ। देखो, बिना देखे बोलना है। वजीर हो गया प्रधानमंत्री, ठीक है। वजीर हो गया प्रधानमंत्री, ठीक है। दीवान कौन हो गया? दीवान हो गया हमारा वित्त मंत्री। मीर बख्शी सैन्य विभाग, मीर समा घरेलू विभाग, सुदूर काजी उल कुजुत मतलब न्याय अधिकारी हो गया। मीर आतिश पटाखे वाला कौन हो गया? तोप वाला। मीर ए तन कौन हो गया? तन मतलब वेतन, तो वेतन और जागीरदार जो देखता था वो हो गया। दरोगा ए डाक चौकी कौन हो गया? गुप्तचर विभाग का प्रमुख। तो याद हो गए, वजीर प्रधानमंत्री, दीवान वित्त विभाग का, मीर बख्शी सैन्य विभाग, मीर समा घरेलू विभाग, सुदूर काजी उल कुजात न्यायाधिकारी धार्मिक न्यायाधिकारी, मीर आतिश तोप खाने का, मीर ए तन वेतन, दरोगा एक डाक चौकी गुप्तचर विभाग का। ठीक है, अगले याद करते हैं। मीर ए अर्ज, दोस्तों मीर ए अर्ज बादशाह से जो अर्जी लगाते थे उनकी देखभाल करने वाला। मीर ए बहर, बहर मतलब नहर वाला, है ना, नहर मतलब जल विभाग वाला। मीर ए चुक धर्मानुष्ठान विभाग का अधिकारी होता था। बर मतलब वन, तो वन विभाग का प्रमुख। वाक्या नवीश कौन हो गया? डाकिया हो गया। हरकारा कौन हो गया? जासूस हो गया। और मुशर्रिफ कौन हो गया? आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला। और मुस्तौफी, ये मान लो इसका बाप हो गया, मतलब जो मुशर्रिफ जांच कर दिया था उनकी वापस से जांच करने वाला। आमिल या करोड़ी कौन हो गया? 1 करोड़ के दाम वसूल करने वाला। मुसद्दी कौन हो गया? बंदरगाहों की देख रेख करने वाला। और मुहतासिब कौन हो गया? मुतासिब हो गया जनता का नैतिक व्यवहार, मतलब धार्मिक कार्यों के अनुसार जीवन यापन कर रही है नहीं, वो जांचने वाला। तो याद हो जाने चाहिए, यही इतने कोड वर्ड्स बता रही हूँ। मीर ए अर्ज, अर्जी वाला मतलब पत्र व्यवहार की जांच वाला। बहर मतलब जल, बहर मतलब नहर। तुजुक मतलब धर्मानुष्ठान। मीर ए बर मतलब वन। वाक्या नवीस डाकिया। हरकारा जासूस। मुशर्रिफ कौन हो गया? राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा। मुस्तौफी इसके बाप हो गए। आमिल और करोड़ी कौन हो गया? 1 करोड़ के दाम वसूल करने वाला। मुस्तदी कौन हो गया? मुस्तदी हो गया बंदरगाहों वाला। और मुहतसिब हो गया सार्वजनिक आचार का नियंत्रक। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता इनमें से आपको अभी कुछ याद नहीं रहा होगा। 3-4 बार मैंने रिवाइज करवा दिया, आप इस वीडियो को 2 बार भी देख लोगे तो ये चीज़ें आपके अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। अब है प्रांतीय शासन। अब हम देखते हैं कि मुगल काल का जो शासन था वह कितने प्रांतों में बटा हुआ था, मतलब मुगल साम्राज्य कैसे चलाते थे वो। जैसे आज हमारे यहाँ होती है, शुरू में देखो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार के नीचे कौन होते हैं? राज्य होते हैं, है ना। 29 राज्यों में हम लोग बटे हुए हैं। राज्यों में क्या होते हैं? जिले होते हैं, ठीक है। जिलों में क्या होती है? तहसीलें होती है ना। और तहसीलों में क्या होते हैं? गांव होते हैं, है ना। तो कितने चरण हो गए? 1 2 3 4 5 चरण हो गए ना। ऐसे ही कि भाई एक केंद्र सरकार, हमारा भी हेड तो पीएम है, लेकिन पीएम तो गाँव तक एक एक व्यक्ति को नहीं देख सकता है ना। तो ये क्या करेगा? अपनी शक्ति का बंटवारा करेगा। तो शक्ति का बंटवारा करके शक्ति का बंटवारा करके ही शासन चलाया जा सकता है, ऐसे शासन नहीं चल सकता है। तो यही व्यवस्था दोस्तों हमने उस समय से ही सीखी है कि यही व्यवस्था मुगलों ने भी चलाई थी, यही व्यवस्था गुप्त काल में गुप्त शासकों ने भी चलाई थी। तो कैसे चलाते थे वो देखते हैं। सबसे पहले तो साम्राज्य हो गया, जैसे कि पूरा मुगल साम्राज्य बटा हुआ था दोस्तों सूबों में। सूबे मतलब प्रांत हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब सूबे बटे हुए थे सरकारों में, ठीक है। सरकारें बटे हुए थे परगनों में, और परगने बटे हुए थे गाँव में। साम्राज्य मतलब यहाँ ले लो आप केंद्र सरकार से, ठीक है। सूबे प्रांत मतलब ले लो आप राज्य सरकार से। सरकार मतलब जिले हो गए, परगना मतलब तहसील हो गई, और गांव तो गांव होते ही हैं। तो कैसे याद करोगे? साम्राज्य, सूबे, सरकार, परगना, गांव। तो साम्राज्य तो जैसे याद ही है कि एक मुगल साम्राज्य है पूरा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ठीक है। फिर सूबे, सरकार, परगना, गांव। सूबे, सरकार, परगना, गांव। कई बार ये क्रम ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में जचाने के लिए कि किस तरह से मुगल साम्राज्य बटा हुआ था, है ना। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें ऐसा होना चाहिए कि इसमें से कुछ आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, और बाहर से कुछ आता है तो हम छेड़ेंगे नहीं। क्योंकि
आपको किसी भी एग्ज़ाम में पास होने के लिए मेरिट लाना ज़रूरी नहीं है, आपको मिनिमम मार्क्स ला के पास होना ज़रूरी है। तो इसमें हम पास होने के लिए हमारे लिए काफ़ी है कि जो हमारे पास मैटर उपलब्ध है वो हमें कंठस्थ याद हो। तो ये मैं गारंटी देती हूँ कि मैं अपने चैनल पे जो पढ़ा रही हूँ, अगर आप उसे भी कंठस्थ कर लोगे तो भी आपको सोशल साइंस में कोई फेल करवाने वाला नहीं है। ठीक है, तो सूबे, सरकार, परगना और गांव, ठीक है, ये इनके प्रांत हो गए। अब हम देखते हैं सूबे का प्रधान कौन था, सरकार का कौन था, परगनों का कौन था और गांव का कौन था। अकबर ने 1580 में संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा। अकबर ने कितने सूबों में बांटा, मतलब ये तो हो गया दोस्तों पूरा देश, और सूबे हो गए राज्य। तो अकबर ने जैसे 12 राज्यों में बांटा था और आगे चलकर इनकी संख्या हो गई थी 15। ठीक है, इस काल में प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, सिपह सलार। प्रांत मतलब सूबों, है ना, सूबों का प्रमुख अधिकारी होता था सिपह सलार, जिससे आगे चलकर नाजिम ए सूबा और साधारण शब्दों में कहा जाने लगा सूबेदार। इसका मुख्य अधिकारी होता था दोस्तों सिपह सलार, है ना, सिपह सलार। इसे आगे चलकर प्रांत ए सूबा कहा जाने लगा और नॉर्मल भाषा में सूबों का प्रधान कौन हो गया, सूबेदार हो गया। ठीक है, ये सूबेदार हो गया। आगे दीवान सूबेदारों पर नियंत्रण रखने लगा। जो दीवान होता था उसका नियंत्रण किन पे होता था, सूबेदारों पर, है ना। जो बख्शी होता था, वो बख्शी तो हमने पढ़ ही लिया, सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। तो बख्शी नामक अधिकारी का कार्य सूबे की सेना की देखभाल। तो केंद्र सरकार की सेना, तो केंद्र सरकार तो यही वाली हुई ना यहाँ पे, तो इसका मतलब तो पूरा साम्राज्य आ गया। अब साम्राज्य राज्यों में बटा हुआ है, तो इन एक एक प्रांतों की जो सेना होती थी उनका प्रमुख कौन होता था, मीर बख्शी होता था। तो केंद्रीय सेना का वेतन अधिकारी भी यही होता था। ठीक है, अब है फौजदार। मुगल काल में जिले का मुख्य प्रशासक, ये जो सरकार है, ये जो जिले हैं, इनका मुख्य प्रशासक कौन होता था, फौजदार होता था। और जिले में कानून व्यवस्था बनाए, तो इसका मेन होगा तो यही तो कानून व्यवस्था बनाएगा, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। तो इसका हो गया सिपह सलार या सूबेदार, और इसका हो गया फौजदार। सरकार का कौन हो गया, फौजदार। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है अमल गुजार। अमल गुजार है, ये अमल गुजार लिखा हुआ है। अमल या फिर सरकार का वित्त अधिकारी होता था। जो सरकार में वित्त अधिकारी होता था उसे कहते थे अमल गुजार, और यह काम करता था लगान वसूलने का और नगर में शांति, सुरक्षा और स्वच्छता, यह काम करता था लगान वसूलने का और कृषि के देखरेख करने का। यहाँ यह लिखा हुआ है दोस्तों, अमल गुजार। ठीक है, ये लिखा हुआ है वहाँ पे, एक मिनट। कोतवाल। कोतवाल कौन होता था, कोतवाल यूँ समझ लो कि पुलिस को कोतवाल कहा जाता था उस समय। नगर में शांति, सुरक्षा और स्वच्छता स्थापित करने वाला जो होता था वो कोतवाल होता था। शिकदार कौन होता था, शिकदार होता था दोस्तों परगनों का। तो सूबे, सरकार और परगने, है ना, तो सूबों का कौन हो गया, सूबेदार। सरकार का कौन हो गया, फौजदार। ठीक है, अब आ गया परगना, तो परगनों का कौन हो गया, शिकदार। तो कौन हो गया, सूबेदार, फौजदार, शिकदार, है ना। सूबों का सूबेदार, सरकार का फौजदार और परगनों का कौन हो गया, शिकदार, है ना। तो परगने का प्रधान होता था कानूनगो, जो होता था वह परगने के पटवारियों का प्रधान होता था। मतलब जो परगने में पटवारी होते थे उनकी देखरेख करने वाला जो अधिकारी होता था वह होता था कानूनगो। ठीक है, अब है मुगल प्रशासन में गांव। अब लास्ट संस्था कौन सी आ गई, गांव आ गई। तो गांव को स्वायत्त संस्था माने जाने लगा था और उनके प्रशासन का दायित्व ग्राम पंचायत को ही था। गांव को क्या माना जाने लगा था कि गांव अब स्वायत्त संस्था है, मतलब गांव स्वायत्त होते थे। गांव के लिए कोई सरकारी अधिकारी नहीं होता था। गांव का शासन कहाँ से चलता था, गांव पंचायतों को मान्यता दे रखी थी, वही अपना शासन चलाती रहती थी। और गाँव का मुखिया दोस्तों खूत, मुकद्दम और चौधरी, ये सारे नाम गांव के मुखिया के ही हैं। कहीं गांव के मुखिया को खूत कहा गया है, ऐसे लिखा गया है खूत। ठीक है, कहीं कहा गया है मुकद्दम और कहीं कहा गया है चौधरी। चौधरी तो हम आज भी बोलते हैं। तो खूत, मुकद्दम और चौधरी, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है दोस्तों। मुकद्दम क्या होता है, आरएस के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो बड़ी एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं वो नीचे के एग्ज़ामों में पूछना बहुत मतलब एक पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है उनकी। ठीक है, एक होता था खिलअत। खिलअत क्या होता था, एक विशेष पोशाक होती थी जिसे बादशाह विशेष अवसरों पर विशेष व्यक्तियों को प्रदान किया करता था, खिलअत को, है ना। तो एक प्रकार से खिल्लत को हम एक सम्मान मान सकते हैं कि सम्मान स्वरूप विशेष व्यक्तियों को राजा एक विशेष मतलब शाही पोशाक जो भेंट करते थे
उसे खिल्लत कहा जाता था। तो ये है दोस्तों उनका प्रशासन मुगल काल में। आगे हम पढ़ेंगे मुगल काल की वित्त और राजस्व प्रणाली। एक लेक्चर वित्त और राजस्व प्रणाली का बन जाएगा हमारा, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी वित्त और राजस्व प्रणाली ही आएगी क्योंकि इम्पोर्टेंट है वहाँ पे। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वित्त और राजस्व प्रणाली। आज हमने यहाँ पे उनका शासन के मतलब अधिकारी पढ़ लिए कि अधिकारी कैसे क्या होते थे। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे उनके राजस्व कर व्यवस्था कैसी थी, भूमि क्या होती थी। ठीक है, अगले वीडियो में फिर हम मुगल काल की स्थापत्य कला और संस्कृति पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। और अगर कुछ कमी नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप वीडियो को इम्प्रूवमेंट करवाने की डिमांड कर सकते हैं, और आपके कहे अनुसार वीडियो में इम्प्रूवमेंट ज़रूर किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।